नमस्कार साथियों, सीईसी व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। ये सितंबर का महीना विशेष रूप से उमंग का, उत्साह का महीना होता है। प्रारंभ में ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आता है, जब विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, समाज में शिक्षकों के प्रति विशेष सम्मान का भाव, उनके प्रति एक ग्रेटिट्यूड का भाव प्रस्तुत किया जाता है। और फिर 14 सितंबर जब हिंदी दिवस मनाया जाता है, और केवल 14 सितंबर को ही नहीं, पूरे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, सरकारी संस्थाओं में, गैर सरकारी संस्थाओं में, विभिन्न निकायों में हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी मास मनाया जाता है। 14 सितंबर का दिन तो विशेष रूप से इसलिए रखा गया क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो इसीलिए अब ये प्रश्न उठता है, या ये अक्सर कहा जाता है कि भारत में जहाँ हिंदी बहुसंख्यक लोग हैं, जहाँ हिंदी बहुमत की भाषा है, पूरे राष्ट्र की भाषा है, संपर्क भाषा है, और वही हिंदी के लिए एक दिवस क्यों? वास्तव में ऐसा नहीं है। हिंदी के लिए एक दिवस नहीं है, क्योंकि इस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो इसीलिए इस दिन के प्रति एक विशेष भाव रखते हुए हिंदी दिवस उसको मनाया जाता है। और पखवाड़ा और मास आयोजित किया जाता है, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, सेमिनार्स किए जाते हैं। पूरे देश में एक उत्साह का, एक उमंग का वातावरण रहता है। और इस पर्व को पर्व ही कह सकते हैं। इसे मनाने के पीछे एक उद्देश्य ये भी रहता है कि हम अपनी भाषा के प्रति सम्मान का भाव रखें, गौरव का भाव रखें, और अपनी भाषा में ही सोचें, चिंतन करें, अपनी भाषा में ही अपनी भावों को प्रकट करें। तो जो भी सरकारी कामकाज है वो अधिक से अधिक अपनी भाषा में करें। इस दृढ़ संकल्प को करते हुए आगे बढ़ें। तो इसीलिए पूरे सितंबर महीने में हिंदी में कामकाज करने को महत्व दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी रहे। जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद देश का संविधान बना, और संविधान में फिर ये विचार किया गया कि राष्ट्र की भाषा क्या हो, सरकारी कामकाज की भाषा क्या हो। क्योंकि उस पूर्व देश सदियों तक गुलाम रहा। तो पहले 1000 वर्ष तक मुगलों का शासन रहा, तो फारसी भाषा राजकाज की भाषा रही। फिर अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ी भाषा का वर्चस्व हुआ, और सरकारी कार्य सभी अंग्रेज़ी में होने लगा। और 1947 के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो ये विचार किया गया कि हिंदी बहुसंख्यक वर्ग की भाषा है, हिंदी भाषी प्रदेश अधिक हैं, और हिंदी ही सभी भारतीय भाषाओं को जोड़ने वाली है, राष्ट्रीय एकता की कड़ी है। तो इसीलिए हिंदी को ही सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, और इसीलिए उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। और संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक लगातार उसके विषय में अनेक नियम बनाए गए। क्योंकि उससे पूर्व सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेज़ी थी, तो जो पूरी प्रशासनिक भाषा थी, विज्ञान की भाषा थी, या औद्योगिक जगत की भाषा थी, वे सारी अंग्रेज़ी थी। तो हिंदी में उस तरह के पारिभाषिक शब्दों का अभाव था। तो तब ये निर्णय लिया गया कि हिंदी में ज्ञान विज्ञान के, प्रशासन से संबंधित, विधि से संबंधित शब्दावलियाँ तैयार की जाए। हिंदी में पारिभाषिक शब्दों को तैयार किया जाए, ताकि सारा काम का जो है, सरकारी कामकाज जो है, वे हिंदी में हो सके। न्यायालय की भाषा हिंदी हो, ज्ञान विज्ञान की भाषा, शिक्षा की भाषा हिंदी हो। तो इसके लिए 15 वर्ष का समय दिया गया, पर उससे पूर्व ही कुछ राजनीतिक कारणों से ये समय सीमा, ये अवधि बढ़ती चली गई, और आज तक ऐसा है कि हिंदी में सरकारी कामकाज
उस रूप में नहीं होता जिस रूप में होना चाहिए था। और नाम के लिए राजभाषा हिंदी होते हुए भी सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेज़ी ही है। उसके पीछे अनेक कारण हैं, हम उन कारणों की चर्चा भी करेंगे बीच में, परंतु आज हमारा मुख्य विषय रहेगा कि जो विज्ञान का साहित्य है उसकी भाषा कैसी है और हिंदी की उसमें क्या स्थिति है। तो हिंदी में विज्ञान का साहित्य किस रूप में उपलब्ध है, उसकी क्या दशा है और उसको सुधारने के लिए क्या सुझाव है, क्या उसका समाधान हो सकता है, इन बिंदुओं पर केंद्रित करते हुए हमारी आज की चर्चा रहेगी। तो हिंदी की वर्णमाला चाहे हम देखें, वह वर्णमाला पूरी तरह से वैज्ञानिक है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं और जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं। परंतु फिर भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी में काम नहीं होता, हिंदी का प्रयोग नहीं होता। क्यों? उसके पीछे भी कई कारण रहे हैं। अब हम देखें, आधुनिक युग पूरा विज्ञान का युग है। विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार, नई नई शोध हो रहे हैं और विभिन्न देशों में, विशेष रूप से जो विकसित संपन्न देश हैं, समृद्ध देश हैं, जर्मनी है, अमेरिका है, फ्रांस है, इटली है, जापान आदि देश, सब अपनी भाषा में, अपनी जो राष्ट्र की उनकी भाषा है उसी में ही उन शोध कार्यों को प्रस्तुत करते हैं। तो सभी संपन्न देशों की, विकसित देशों की अपनी राजभाषा है, अपनी राष्ट्रभाषा है और शिक्षा का माध्यम भी वही भाषा है। परंतु भारत की स्थिति उससे भिन्न है। भारत में यद्यपि बहुसंख्यक हिंदी भाषी हैं, यद्यपि अनेक राज्यों में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का ही प्रचलन है, परंतु जब साहित्य की बात की जाती है, जब वैज्ञानिक साहित्य की बात की जाती है, तो तब अंग्रेज़ी को ही महत्वपूर्ण माना जाता है और उपयोगी माना जाता है। वैज्ञानिक साहित्य का उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक साहित्य किस लिए लिखा जाता है? पहले हम इसकी चर्चा करें। वैज्ञानिकों में परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान करना ही वैज्ञानिक साहित्य का मुख्य उद्देश्य है। विज्ञान के क्षेत्र में जो भी शोध हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, तो उनका परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान हो, विद्यार्थियों और जिज्ञासुओं की ज्ञान की वृद्धि करना, यह भी वैज्ञानिक साहित्य का उद्देश्य है। ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार करना, सामान्य जन में जो विज्ञान के विषय में नहीं जानता उनकी वैज्ञानिक समझ बढ़ाना, विज्ञान को लोकोपयोगी बनाना, क्योंकि आज समाज में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो विज्ञान के बिना संभव हो। तो विज्ञान में हुई शोधों का अधिक से अधिक समाज प्रयोग कर सके, अधिक से अधिक उसको उपयोगी बनाया जा सके, तो इसके लिए वैज्ञानिक साहित्य तैयार किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों के रूप में, पत्रिकाओं के रूप में, रिपोर्ट्स के रूप में, दस्तावेज़ों के रूप में। अब ये वैज्ञानिक साहित्य भारत में जो है वो हिंदी में अपेक्षाकृत बहुत कम है। जिस मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा में नहीं है। तो क्या भारत में विज्ञान की स्थिति सदैव ऐसी रही है? क्या विज्ञान के क्षेत्र में भारत पीछे रहा है अन्य समृद्ध देशों से? ऐसा नहीं है। हम अपने इतिहास को देखें तो पिछले 1200 वर्षों को छोड़ करके, उससे पूर्व जब देश गुलाम रहा, उससे पूर्व अगर हम देखते हैं तो भारत विज्ञान, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, चिकित्सा अनेक क्षेत्रों में विश्व में अग्रणी रहा है। भारत में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से विज्ञान क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दों का उपयोग होता रहा है। भारत का इतिहास बड़ा सांस्कृतिक दृष्टि से, ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से समृद्ध इतिहास रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हमारे यहाँ पारिभाषिक शब्द प्रयोग किए जाते रहे हैं।
संस्कृत में रचित चरक संहिता, सुश्रुत संहिता दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं। और आयुर्वेद का पूरा जो सिद्धांत है, पूरे जो उसके नियम है, वे सब इन दोनों संहिताओं में प्राप्त होते हैं। तो चरक संहिता में रोगों और औषधियों का पूरा एक पारिभाषिक वर्णन हमें मिलता है। सुश्रुत संहिता में शरीर के अंगों का शल्य चिकित्सा के अवसर पर उपयोग में आने वाले उपकरणों का, विभिन्न रोगों का पारिभाषिक वर्णन मिलता है। तो आज भी जो आयुर्विज्ञान के विद्यार्थी हैं वह चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को आदर्श रूप में सामने रखते हैं। यहाँ तक कि भारत से बाहर विभिन्न देशों में विज्ञान के क्षेत्र में जो आविष्कार हुए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को सामने रखा है। और उनमें जो पारिभाषिक वर्णन मिलते हैं, उनमें जिन रोगों के विषय में, औषधियों के विषय में कहा गया है, उन्हीं रोगों और औषधियों पर शोध करते हुए उन्हें अपने नाम से पेटेंट कर लिया गया है। तो ये दोनों संहिताएं हमारे वैज्ञानिक विकास का प्रमाण है। इसी तरह से 6वीं-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारद्वाज मुनि ने एक बृहद विज्ञान शास्त्र की रचना की, जो विषयगत वैज्ञानिक परिभाषाओं से परिपूर्ण है। और इसी विज्ञान शास्त्र को केंद्र में रखते हुए, इसको आधार बनाते हुए ही गणित में शून्य की, दशमलव पद्धति की, अंकों के स्थान पर मूल्यों के प्रयोग को के सिद्धांत बनाए गए। जो कहते हैं ना कि जीरो मिला मेरे भारत को, तो ये जो जीरो, शून्य की परिकल्पना है, ये शून्य का जो सिद्धांत है, ये इसकी खोज सर्वप्रथम भारत में ही हुई। और आर्यभट्ट ने 500 ईस्वी में सूर्य केंद्रित सौर मंडल का वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। और उसके 1000 वर्ष बाद कोपरनिकस आते हैं। तो इस तरह से 1500 साल पहले ही आर्यभट्ट ने तो सौर मंडल का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया था। तो इस तरह से हम भारत में देखते हैं तो विज्ञान के क्षेत्र में, गणित, ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। परंतु क्योंकि निरंतर विदेशी आक्रमण होते रहे और सबसे अधिक हमारी संस्कृति पर, हमारे साहित्य पर प्रहार किया गया, तो उसलिए उस कारण से जो विभिन्न शोध हुए थे, जो विभिन्न यहाँ पर ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ था, वे कहीं लुप्त होता चला गया। और फिर जब देश स्वाधीन हुआ, तब तो ये बात सामने आई कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में शिक्षा का माध्यम अपने देश की भाषा, राष्ट्रभाषा ही होनी चाहिए। और औपचारिक रूप से भले ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, परंतु एक बहुमत की भाषा होने के कारण, अनेक हिंदी भाषी क्षेत्रों के कारण हिंदी भाषा का संपर्क भाषा के रूप में अधिक प्रचलन है। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता दिलाने में हिंदी भाषियों का, हिंदी क्षेत्रों का विशेष योगदान रहा। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए और विशेष रूप से विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए स्वाधीनता से पूर्व भी अनेक प्रयास किए गए। स्वतंत्रता से पूर्व वैज्ञानिक आविष्कारों से विकसित पारिभाषिक शब्दावली को भारतीय भाषाओं में रूपांतरित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया गया। और इस कार्य के लिए कोई सरकार की तो सहायता प्राप्त होनी नहीं थी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासक थे। तो सरकार की ओर से तो कोई प्रयास नहीं किया गया, परंतु अनेक सामाजिक साहित्यिक संस्थाएं इस क्षेत्र में आगे आई, जिन्होंने स्वयं वैज्ञानिक जो आविष्कार हुए थे उनको अपनी भाषाओं में रूपांतरित करने का कार्य किया। सर्वप्रथम हम देखते हैं 1847 में स्कूल बुक सोसाइटी आगरा द्वारा
रसायन प्रकाश प्रश्नोत्तर पुस्तक का प्रकाशन किया गया। आज भले ही हम इन पुस्तकों को देखें तो हमें लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, परंतु उस समय के परिवेश को देखते हुए, उस समय ज्ञान विज्ञान की स्थिति को देखते हुए, भारत में ज्ञान की स्थिति को देखते हुए इस तरह की पुस्तकों का प्रकाशन एक मील का पत्थर का कार्य किया। तो इस तरह से 1847 में ही रसायन प्रकाश प्रश्नोत्तर पुस्तक प्रकाशित हुई और सन 1860 में सरल विज्ञान विटप पुस्तक का प्रकाशन हुआ। 1862 में फिर अंग्रेज़ी और अन्य यूरोपीय भाषाओं से हिंदी, उर्दू और फारसी में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी संस्था का गठन किया गया। और ये जो सोसाइटी गठित हुई, ये जो संस्था का गठन हुआ साइंटिफिक सोसाइटी, इस सोसाइटी ने विभिन्न विदेशी भाषाओं में, अंग्रेज़ी में, जर्मन में, फ्रेंच आदि में जो ज्ञान विज्ञान का साहित्य था उसके अनुवाद करने का कार्य किया। और इस क्षेत्र में बंगाल सरकार द्वारा 1871 में भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक शब्दावली तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, क्योंकि वैज्ञानिक शब्दावली तैयार करना आसान कार्य नहीं था। सर्वप्रथम तो उन सारे शब्दों का संग्रह करना, उनका संयोजन करना, फिर उनके हिंदी प्रतिरूप तैयार करना, उनकी मानकता को ध्यान में रखना। तो ये कार्य किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं था, ये संस्था के द्वारा ही संभव हो सकता था। इसीलिए उसके लिए एक समिति का गठन किया गया। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो स्वाधीनता से पूर्व हुआ, वह दो संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से हुआ। एक काशी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा और दूसरा हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा। दोनों ने ही जो ज्ञान विज्ञान का साहित्य था, जो भी विदेशों में, दूसरे देशों में विज्ञान की आविष्कार हो रहे थे, जो नए नए आयाम प्रस्तुत हो रहे थे, उनको हिंदी में प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्यायों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। और काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने 1906 में 10,000 वैज्ञानिक अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्यायों का निर्माण किया। ये बहुत बड़ा कार्य था, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों का लेखन तभी संभव है जब हमारे पास वैज्ञानिक अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय होंगे, हिंदी प्रतिरूप होंगे। तो उन अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रतिरूप तैयार करने का कार्य काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा किया गया। और फिर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना 1900 में हुई और गुरुकुल कांगड़ी में पाठ्य पुस्तकों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। हिंदी माध्यम से शिक्षण देने का कार्य प्रारंभ हुआ। तो गुरुकुल कांगड़ी में ही हिंदी माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ हुआ और विज्ञान की अनेक पाठ्य पुस्तकों का निर्माण इस गुरुकुल कांगड़ी में भी किया गया और काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा भी किया गया। दो हम महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करते हैं जो उस समय प्रारंभ में हिंदी में प्रकाशित हुई। एक श्री महेश शरण द्वारा संपादित रसायन शास्त्र, विद्युत शास्त्र और गुणात्मक विश्लेषण, ये हिंदी में अनुवाद की गई। और दूसरी पुस्तक थी श्री गोवर्धन द्वारा भौतिकी को लेकर। तो इस तरह से केमिस्ट्री को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी लेकर के, फिजिक्स को लेकर के जो अंग्रेज़ी में पुस्तकें थी उनका हिंदी में अनुवाद किया गया। और इस अनुवाद में सहायक हुआ वह शब्दकोश जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा बनाया गया था, जिसमें 10,000 शब्दों का हिंदी पर्याय प्रस्तुत किया गया था। और फिर 1913 में
हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रयाग में विज्ञान परिषद की स्थापना की गई और ये विज्ञान परिषद ने विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी को लाने का बड़ा ही सराहनीय कार्य किया। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शब्दकोशों की भी रचना की गई, पाठ्य पुस्तकों की भी रचना की गई और यहाँ तक कि हिंदी में पाठ्यक्रम भी चलाए गए। जिस तरह से अब बीए एमए के पाठ्यक्रम है, उसी तरह से हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा हिंदी में अनेक परीक्षाओं का आयोजन भी किया गया और एक पूरा ज्ञान विज्ञान के लिए विज्ञान परिषद की एक पृथक रूप से, एक स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई और इस विज्ञान परिषद द्वारा ही 1915 में विज्ञान मासिक पत्रिका का हिंदी में प्रकाशन प्रारंभ किया गया और इस पत्रिका में शोधपरक लेख, लोकोपयोगी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ, वैज्ञानिकों की जीवनियाँ, विज्ञान कथाएं, वैज्ञानिकों से साक्षात्कार आदि का प्रकाशन किया गया। तो इस विज्ञान मासिक पत्रिका ने समाज में विज्ञान के प्रति रुचि भी उत्पन्न की और ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि भी की। विज्ञान के क्षेत्र में जो अनेक जानकारियाँ थी, जो अनेक वैज्ञानिक हुए, उनके विषय में उनकी जीवनियों को प्रस्तुत करके समाज को उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। वैज्ञानिकों से साक्षात्कार किए गए, किस तरह से उन्हें शोध करते हुए किन परेशानियों का, किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, किन किन परेशानियों से वे निकल करके उन्होंने आविष्कार किए। तो इस तरह से उनके साक्षात्कार प्रस्तुत किए जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। और जो 1915 में पत्रिका प्रारंभ हुई, विज्ञान पत्रिका, वह निरंतर प्रकाशित होती रही। 100 साल तक उस पत्रिका का निरंतर प्रकाशन होता रहा। और परिषद द्वारा, विज्ञान परिषद जो प्रयाग की है, जिसे हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा बनाया गया था, इस परिषद द्वारा एक विश्वकोश का भी निर्माण किया गया, हिंदी विश्व भारती नाम से। ये ज्ञान विज्ञान का पहला विश्वकोश था। यद्यपि इससे पूर्व काशी नागरी प्रचारिणी द्वारा 10,000 शब्दों के हिंदी पर्याय प्रस्तुत किए गए, उसी कड़ी को, उसी श्रृंखला को और अधिक समृद्ध बनाते हुए विज्ञान परिषद द्वारा हिंदी विश्व भारती नाम से ज्ञान विज्ञान का ही विश्वकोश निर्मित किया गया। ये तो मित्रों अभी हमने बात की कि स्वाधीनता से पूर्व विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी के लिए जो प्रयास किए गए। सर्वप्रथम 1950 में सरकार द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु शब्दावली बोर्ड का गठन किया गया, एक शब्दावली मंडल का गठन किया गया। क्योंकि उससे पूर्व जो हमारी सरकारी कामकाज की भाषा थी, प्रशासन की जो भाषा थी, वे अंग्रेज़ी रही और अंग्रेज़ी से पूर्व 1000 वर्षों तक लगभग फारसी भाषा न्यायालय की भाषा रही, सरकारी कामकाज की भाषा रही और उससे पूर्व संस्कृत भाषा थी। तो अब जब स्वाधीनता प्राप्त हुई और संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो अब हिंदी के पास पर्याप्त तकनीकी शब्दावली का, प्रशासनिक शब्दावली का, वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव था। तो अब इस कमी को कैसे पूरा किया जाए, तो इसके लिए एक शब्दावलियों के निर्माण हेतु बोर्ड का गठन किया गया और 1961 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग में वे बोर्ड जो था वे रूपांतरित हो जाता है और तब उसका नाम हो जाता है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। और इस आयोग द्वारा व्यापक स्तर पर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में
प्रशासन के क्षेत्र में, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में शब्दावलियों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। तो इस तरह से मित्रों, हमने अभी चर्चा की कि आज़ादी से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी माध्यम बने, हिंदी में विज्ञान की जो विज्ञान या तकनीक या प्रौद्योगिकी के संबंधित जो आविष्कार हुए हैं, जो प्रगति हुई है, वे हिंदी के माध्यम से समाज तक पहुँचे, भारतवासियों तक पहुँचे। इसके लिए प्रयास किए गए और स्वाधीनता के पश्चात सरकार के द्वारा अब कार्य ये प्रारंभ हुआ। सरकार ने अपने हाथों में हिंदी भाषा में ही और भारतीय भाषाओं में पूरा जो शब्दावली है उसके निर्माण का कार्य अपने हाथों में लिया और इसके लिए आयोग का गठन हुआ, एक केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन हुआ भारत सरकार के अंतर्गत, और इन दोनों संस्थाओं द्वारा व्यापक स्तर पर हिंदी में शब्दावली निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। तो इन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने इस क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य किया और उनका क्या योगदान रहा, इस पर चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। इस चर्चा को अभी हम अल्प विराम के बाद पुनः प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।